हेलो बच्चों, अविदिति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 3 लेके आया हूं। पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं 2020 तक आने वाले उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। यदि उनके वेग क्रमशः वीपी तथा वी अल्फा हो तो वीपी एवं वी अल्फा में संबंध बताइए। क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझिएगा। आपके पास एक प्रोटॉन दिया है और एक अल्फा कण दिया है। तो सबसे पहले आप लोग बताओ प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। बोलो। मास ऑफ प्रोटॉन हम 1 AMU मान सकते हैं, सभी को पता है। अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो ये किसके बराबर होता है? ये E के बराबर होता है, जहां E क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और साथ में क्या दिया है आपको? साथ में विभवांतर कह रहा है कि कण का अल्फा कण और प्रोटॉन का विभवांतर क्या है? समान है। तो मान लो Vp बराबर V अल्फा और इसको हमने क्या मान लिया? V मान लिया। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि मास ऑफ अल्फा कण यानी अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होगा, तो सभी को पता है अल्फा कण कैसे बनता है। बोलो। अल्फा कण का निर्माण होता है हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से। सभी को पता है हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4 AMU। यानी यहां पर हम m अल्फा क्या लिख सकते हैं? 4 AMU। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज ऑफ अल्फा, तो चूंकि हीलियम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचा था इसलिए इस पर +2e का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। बाकी ये हमें इक्वल दिया ही है। हमें पूछा है वीपी और वी अल्फा में संबंध। इसका मतलब हम यहां से वीपी बटा वी अल्फा ज्ञात करना चाहते हैं, इनमें रेशियो हम फाइंड करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन 2020 के सेट नंबर 4 में पूछा गया है। पिछले वीडियो में हम 2020 के सेट नंबर 3 तक का डिस्कशन कर चुके हैं, उसके आगे से आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आओ समझते हैं। आप बताओ अगर किसी आवेशित कण को हम विभवांतर से त्वरित करते हैं तो क्या होता है? बोलो। अगर हम किसी आवेशित कण को विभवांतर से त्वरित करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। बोलो। हम ये जानते हैं ना, हम ये जानते होंगे कि QV = होता है 1/2 mv। बोलो mv²। ये होता है फॉर्मूला। यहां Q क्या है? चार्ज। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। और ये क्या है? ½ mv², उस आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। बोलो ये रिलेशन सबको पता है ना? चलो मैं इसको आपको बता देता हूं। बोलो सब लोग V बराबर W/Q सबने पढ़ा होगा। यहां से W बराबर क्या लिख सकते हो? Q × V लिख सकते हो। अब सभी को पता है किया गया कार्य है W। सभी को यह भी पता होगा कार्य ऊर्जा प्रमेय से कि किया गया कार्य ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी आप W = क्या लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी। हमने वही किया है। यहां W बराबर QV और उसी W को हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। एक बात बताओ सब लोग, क्या यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 mv² इक्वल QV? कुछ नहीं किया, हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। और यहां से क्या हम निकाल सकते हैं? v² = 2 यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, v आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा m। बोलो लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या यहां से v² प्रोपोर्शनल हम लिख सकते हैं Q/m? बोलो बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि हमारा विभव क्या है? नियत है। विभव नियत हो गया। ये क्या है? 2, ये भी नियतांक होता है। इन दोनों को हमने हटा दिया और यहां इक्वल का साइन किसमें परिवर्तित हो गया? प्रोपोर्शनल में। तो v² = क्या आ गया? Q/m। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं Vp/V अल्फा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात।
बहुत ही आराम से समझिएगा। देखो V और मतलब वेग और आवेश में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, यानी ये अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती में मैंने बताया है कि 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, यानी Vp के सामने क्या आएगा QP और बटे V अल्फा के सामने Q अल्फा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बताओ V और M में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 के सामने 2 आएगा, 2 के सामने 1 आएगा। तो आप देखो इसका मतलब Vp के सामने क्या आएगा, M अल्फा आएगा और V अल्फा के सामने MP आएगा। ठीक, और ध्यान से देखो तो यहाँ V स्क्वायर था, इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, पूरे पर होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देनी है। यहां से आ जाएगा Vp बटा V अल्फा का होल स्क्वायर बराबर QP। E है हमारे पास, Q अल्फा क्या है, Q अल्फा है 2E। M अल्फा क्या है 4 AMU। MP क्या है 1 AMU। इसी को सॉल्व करना है। E से E कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां से आया Vp बटा V अल्फा का होल स्क्वायर किसके बराबर 2 के, तो यहां से आ जाएगा Vp बटा V अल्फा बराबर, यहां पर वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा √2। यही होता है आंसर, यही संबंध है। Vp और V अल्फा में यही रिलेशन होता है। Vp अपॉन V अल्फा क्या आया, √2 आया। नोट कर लें क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, के परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। के का मान याद कीजिए, जहां डी प्लेटों के बीच की दूरी है। यह क्वेश्चन 2020 के सेट नंबर 5 में पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यह क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, इसलिए बहुत ही अच्छे से समझिएगा। क्या दिया है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। तो आप मान लो कि आपके पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, a है, और इसमें वायु है तो वायु के लिए k बराबर क्या होता है 1। तो अगर हम वायु, या हम ऐसे बोलें समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C0 हम मान लें, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता क्या मान ले इसको C0। बोलो समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है A/0 K/D। अब चूंकि यहां K इक्वल टू क्या है 1, इसलिए हम यहां K नहीं लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है C0 इक्वल टू A/0/D, और यही किसके इक्वल दिया है, ध्यान से देखो तो 3 माइक्रोफैरड के। ये आपको एक क्वेश्चन में दिया है। फिर क्या बोला है कि अगर आपके पास K परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। K का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहां मान लो, माना T बराबर, T क्या होती, थिकनेस ऑफ द, बोलो थिकनेस ऑफ द परावैद्युतांक, मतलब परावैद्युत पदार्थ को ही तो, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई को ही तो हम T बोलते हैं। तो यहां से T बराबर आपको क्या दिया है 3D/4। T बराबर 3D/4 मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता C हो जाती है। ये हम मान लिए धारिता C हो जाती है।
तो C बराबर फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है। अब आपको यहां फॉर्मूला अप्लाई करना है समांतर प्लेट संधारित्र का, जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। तो क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के, याद आ गया होगा। अच्छा, ये किसके इक्वल दिया है क्वेश्चन में, तो यही क्वेश्चन में दिया है 6 माइक्रोफैरड के। देखो यही क्वेश्चन में किसके बराबर दिया है, 6 माइक्रोफैरड के। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा वैल्यू रखकर हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी की जगह थिकनेस यहां कितना दिया है 3D/4 प्लस T/K, और ये किसके इक्वल होगा 6 माइक्रोफैरड। और आगे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहां रहेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहां देखो ये D/1 मान सकते हो ना, और यहां 3D/4 है। 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4 हो जाएगा, और यहां से 1 4 जा जाएगा, 4 का D में मल्टीप्लाई होगा 4D, माइनस का साइन 4। हाँ, तो यहां से देखिए 1 4 का एलसीएम 4 आया, 1 4 जा गया, तो 4 का D में मल्टीप्लाई होकर 4D हुआ। यहां से 4 1 जा 4 हुआ, तो 1 का 3D में मल्टीप्लाई होकर 3D हुआ। प्लस क्या है, प्लस है 3D अपॉन 4K, और इधर इक्वल में क्या है 6 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहां से 4D माइनस 3D क्या हो जाएगा D, 4D माइनस 3D D हो जाएगा, D/4 प्लस 3D/4K इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। अब यहां आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, देखो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यहां अगर आप कॉमन ले लो तो इधर क्या बचा 1/4 प्लस 3/4K, और उधर क्या आया 6 माइक्रोफैरड। अब यहां से आप समीकरण 1 का प्रयोग कर सकते हो। ध्यान से देखो, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इसको एक साथ लिख लिया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D को एक साथ लिख लिया, और यहां हमने लिख लिया 1/1/4 प्लस 3/4K, और इधर आया 6 माइक्रोफैरड। इधर आप लिख सकते हो समीकरण 1 से। ध्यान से देखो, समीकरण 1 में क्या दिया है, समीकरण 1 में दिया है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। तो हम इसकी जगह देखो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की जगह यहां क्या लिख सकते हैं 3 माइक्रोफैरड, और क्या बचा है यहां 1 अपॉन। अच्छा एक बात बताओ, 4 और 4K का अगर हम यहां एलसीएम ले लें क्या आएगा 4K आएगा, बोलो 4 और 4K का एलसीएम 4K, 4 से करेंगे तो यहां 4 से करेंगे 4 कट जाएगा, K बचेगा, K का 1 में गुणा करेंगे K आ जाएगा, प्लस 4K से 4K 1 जा जाएगा, यहां आ गया 3 इक्वल टू इधर आ गया 6 माइक्रोफैरड। इधर अगर आप 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 3 एकम 3 दूना, इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, ये 4K डिवाइड का डिवाइड है, 4K क्या है डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बटे में क्या आएगा K प्लस 3 बराबर क्या आया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4K बराबर यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 का गुणा K में तो हो जाएगा 2K प्लस 6, 2K को यहां ले आओ तो 4K माइनस 2K इक्वल टू 6, 4K में से 2K निकाल दो, क्या बचेगा 2K इक्वल टू 6, K इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, यहां हो जाएगा 3, यानी परावैद्युतांक की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं इसके। नोट करो सभी लोग, नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2020 में आया था सेट नंबर 5 में, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, पूरा ध्यान लगा के आप इसको देखिएगा।
क्या दिया है? चित्र में प्रदर्शित आवेशों को अनंत पर ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक निकाय है जिसमें 3 आवेश हैं, तीनों आवेश किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम इन तीनों आवेशों को तोड़ेंगे और इसको कहां ले जाएं? अनंत पर। और ऐसा करने में हमने कितना कार्य किया ये कैलकुलेट करना है। अब आपको पता होगा कि किया गया कार्य बराबर होता है ऊर्जा में परिवर्तन। क्या याद रखना है? किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन। आपको करना क्या है? आपको पहले निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा निकाल लेनी है और फिर इसको अनंत पर ले जाने पर जो ऊर्जा होगी उसको निकाल लेनी है। दोनों ऊर्जा का अंतर निकाल लो, वही किए गए कार्य के बराबर होगा। आओ समझते हैं। तो सबसे पहले हम निकाय की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। निकाय की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, इसको U1 बोल दे रहे हैं। अच्छा, U1 बराबर क्या होगा? अब आपको देखो निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, मैंने आपको कई बार ऑफलाइन क्लास में बताया है कि किसी भी निकाय की अगर स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो उसमें जितने नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स आवेश के होंगे उन सभी आवेश युग्मों का क्या निकाल लो? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लो, फिर सबको जोड़ दो। यही तरीका होता है। अब आप बताओ इस त्रिभुज में कितने पेयर बन सकते हैं? 3 पेयर। एक होगा AB, फिर एक होगा BC, फिर एक होगा CA, और कोई पेयर पॉसिबल नहीं है। तो यहां मैं लिख सकता हूं UAB प्लस UBC प्लस UCA। तो यहां से U1 बराबर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, दो आवेशों के मध्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद है? बोलो। दो आवेशों के मध्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। क्या होता है? U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, जहां Q1 Q2 क्या है? दोनों आवेश हैं। R क्या है? दोनों आवेश के बीच की दूरी। तो आओ यहां देखते हैं। UAB चाहिए तो यहां लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। AB A पर रखा आवेश प्लस Q, B पर रखा आवेश -4Q। ध्यान देने वाली बात इसमें हमें कि भैया ऊर्जा का मान निकालते समय आवेश का मान चिन्ह के साथ रखते हैं, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। इनके बीच की दूरी क्या है? L प्लस BC। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, B पर रखा है -4Q, C पर रखा है +2Q अपॉन बीच की दूरी L प्लस CA। तो यहां से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, C पर है +2Q, A पर है +Q और डिवाइड में क्या है? L। दूरी क्या है? L ही तो है, अपॉन L। जरा इसमें कॉमन टर्म ढूंढ लो, क्या है कॉमन? तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन दिख रहा होगा आपको। कॉमन लेने के बाद यहां क्या है? प्लस माइनस माइनस 4Q² अपॉन L, फिर यहां माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 2 जा 8Q² अपॉन L, फिर यहां प्लस 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 ही रहेगा 2Q² अपॉन L। इसको और आगे सॉल्व करो, ये दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 8 + 4 12 हो जाएगा और इधर +2 है। बताओ -12 + 2, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? U1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर देखो ध्यान से, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 4 में 8 जोड़ के 12 हो जाएगा माइनस में, और उधर +2 है, -12 + 2 -10 होगा। यहां से आप देख सकते -10Q² अपॉन L, ये U1 आया। ऐसे ही आप बताओ अनंत पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बोलो, अनंत पर स्थितिज ऊर्जा क्या मानी जाती है? किसी को याद है? U2 बोल दो इसको, क्योंकि हम सेकंड केस में अनंत पर पहुंच रहे हैं। 0 होती है, याद रखना हमेशा। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा क्या मान ली जाती है? 0। तो अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा U, तो कैसे निकालोगे? अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। अंतिम ऊर्जा 0 माइनस प्रारंभिक ऊर्जा है
1/4πε0 -10q²/L। ये बताओ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 1/4πε0 10q²/L। ये आया डेल्टा U। फिर आपको पता होना चाहिए कि किया गया कार्य बराबर क्या होता है। याद रखें, ये लाइन तो जरूर याद रखो, किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन। 100% परफेक्ट लाइन, इसको जरूर याद रखें, इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बनेंगे। तो W हमें निकालना था और ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U होता है, हमने उसको निकाल लिया है। डेल्टा U की वैल्यू क्या आई है, 1/4πε0 10q²/L। यही है आंसर। इतना जूल हमें कार्य करना पड़ेगा इस निकाय को तोड़कर अनंत पर ले जाने में। तो इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। नोट कर लो सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2020 में सेट नंबर 6 में पूछा गया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आवेश Q दो खोखले संकेंद्री गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2, और यहां पर दिया गया है कि R1 इज ग्रेटर देन R2 है, इस प्रकार वितरित किया है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। मतलब दोनों संकेंद्री गोलों के पृष्ठ घनत्व समान है। गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए, यानी जो सेंटर है उस पर विभव हमें ज्ञात करना है। आओ देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये दो संकेंद्री गोले हैं इस तरह से, ये इसका सेंटर है, मान लो उभयनिष्ठ केंद्र, इसको हम O मान लेते हैं। ये वाली जो त्रिज्या है उसको R2 दिया है, ये वाली त्रिज्या को R1 दिया है ना, R1 बड़ा दिखा रहा है R2 से, और इसका मान लो आवेश घनत्व तो हमने बोल दिया सिग्मा 1, इसका आवेश घनत्व तो हमने बोल दिया सिग्मा 2, और एक्चुअली हमें ये क्या दिया है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों को बराबर दिया है। मान लेते हैं ये जो Q आवेश है, Q आवेश दोनों गोलों पर बट गया। मान लो अच्छा सिग्मा 2 यहां है, सिग्मा 2 इस वाले गोले का है। मान लेते हैं इस बाहर वाले गोले पर आवेश है Q1 और इस अंदर वाले गोले पर आवेश कितना है, Q2। साफ साफ पता है कि Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होगा, कैपिटल Q के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सभी को पता है ये संकेंद्री खोखले गोले हैं, है ना। कैसे गोले हैं, खोखले गोले हैं, यानी इस पर जो आवेश होगा इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा और इस पर जो आवेश होगा इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। अब आपको पता है खोखले गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। फिर से सुन लो, खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आप पूछेंगे सर क्यों शून्य होता है, क्योंकि भैया खोखले गोले के अंदर कोई आवेश नहीं रहता, आवेश तो पृष्ठ पे चले जाते हैं। जब आवेश पृष्ठ पे चले जाएंगे तो अंदर कोई आवेश नहीं है, अंदर कोई आवेश नहीं है तो कोई फ्लक्स नहीं है, कोई फ्लक्स नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर वैद्युत क्षेत्र जीरो है तो इसका मतलब विभव में परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। आ रहा है, देखो आपने ये पढ़ा था डेल्टा V अपॉन डेल्टा R इक्वल टू E, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। अगर E बराबर क्या हो, जीरो, तो डेल्टा V बटा डेल्टा R क्या हो जाएगा, जीरो। यहां से डेल्टा V जीरो हो जाएगा। डेल्टा V क्या है, विभवांतर। विभवांतर मतलब विभव में अंतर जीरो है। अगर विभव में अंतर जीरो का मतलब, विभव में अंतर जीरो का मतलब विभव क्या हो गया, नियत हो गया। विभव कैसा हो गया, नियत। कहने का मतलब जो विभव उसके सरफेस पर होगा वही विभव गोले के अंदर सभी बिंदु पर भी होगा। फिर से सुन लो, जो विभव गोले के सतह पर होगा वही विभव उस गोले के अंदर सभी बिंदु पर होगा। कुल मिला के अगर हम बात करें इस बाहर वाले गोले के विभव, बाहर वाले गोले के सतह पर विभव V1 हो
और अंदर वाले गोले के सतह पर विभव V2 हो तो इस केंद्र पर टोटल विभव कितना होगा? ये V1 अगर यहाँ है तो हर जगह क्या होगा इसके अंदर? यहाँ पर भी V1 होगा। अगर ये V2 यहाँ है तो ये भी हर जगह यहाँ पर भी क्या होगा? V2 होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो। इसकी वजह से भी यहाँ विभव V2 आएगा। ये इसके अंदर हो गया और ये इसके अंदर देखो V1 यहां आ रहा है ना, तो यहां पर भी V1 क्या हो जाएगा? अगर ये पूरा V1 है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? V1 आ जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात? एक बार आवेश का वितरण यहां है बाहर वाले सरफेस पर, उसके कारण भी विभव यहां V1 होगा, और एक बार अंदर वाले पर भी आवेश का वितरण है इसलिए यहां के कारण भी विभव यहां V2 होगा। यहां पर परिणामी विभव क्या होगा? V1 प्लस V2। तो एक काम करते हैं, पहले हम पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा निकाल लेते हैं। जरा सिग्मा का फॉर्मूला बताना। सिग्मा 1 बराबर क्या होता है? बताओ सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A। तो हमने सिग्मा 1 बराबर क्या लिखा है? Q1 अपॉन एरिया। एरिया किसका? गोले का सतह, गोले की सतह, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए यहां क्या हो जाएगा? 4 पाई आर की जगह कौन सा लेंगे? R1 का स्क्वायर। ये आ गया सिग्मा 1। इसी प्रकार सिग्मा 2 क्या होगा? Q2 अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। परंतु आपको प्रश्न में क्या दिया है? सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में क्या है? बराबर है, और इसको हम क्या मान लेते हैं? सिग्मा अपने मन से मान लेते हैं। देखो साफ साफ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या है? समान है। तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे V1 पूछूं, यानी इस बड़े वाले गोले पर विभव पूछूं, तो आपको पता है विभव का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटा दूरी। तो आवेश देखो बड़े वाले गोले पर क्या है? Q1 है, और इसकी दूरी क्या है? R1 है। एक बात बताओ, Q1 की वैल्यू हम यहां से क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, Q1 की वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं सिग्मा 1 4 पाई R1 स्क्वायर। ध्यान से सुनना मेरी बात। V1 बराबर यहां से हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Q1 की जगह यहां लिख सकते हैं सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर बट्टे में क्या आ जाएगा? R1। बोलो बात समझ में आई? ये कहां से आया? यहां से देखो, यहां से अगर Q1 बराबर निकालोगे तो ये 4 पाई R1 स्क्वायर का गुणा सिग्मा 1 से हो जाएगा। आया समझ में? हो जाएगा ना? ठीक है। इसके बाद बताओ R1 से R1 स्क्वायर कैंसिल, यहां R1 आ जाएगा। अच्छा सिग्मा 1 की जगह हमने क्या माना है? सिग्मा। भैया सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर दिए थे, दोनों को हम सिग्मा मान लिए हैं। यहां से V1 बराबर क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई। अच्छा ध्यान से और देखो, 4 पाई से 4 पाई भी तो कैंसिल हो गया। 4 पाई से 4 पाई क्या बचा ऊपर? ध्यान से देखो तो ऊपर बचा है सिग्मा। अच्छा सिग्मा 1 की जगह हम सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा, और क्या आया? R1, नीचे आया एप्सिलॉन नॉट। ये आया V1। इसी प्रकार V2 बताओ। V2 बराबर क्या होगा? यही फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्या है इस बार? Q2, और रेडियस क्या है? R2। जरा Q2 की वैल्यू भी यहां पर से हम रखते हैं। ध्यान से देख के बताओ Q2 यहां से क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यहां से Q2 बराबर होगा सिग्मा 2 4 पाई R2 स्क्वायर। तो वही मैं लिख दे रहा हूं, सिग्मा 2 4 पाई R2 स्क्वायर बटे में क्या है? R2। R2 से R2 स्क्वायर कैंसिल, R2 आ गया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। V2 बराबर ऊपर क्या बचा? अच्छा सिग्मा 2 को भी क्या लिख सकते हो? सिग्मा लिख सकते हो। यहां से आ गया ये सिग्मा, और ऊपर क्या बचा है? R2, नीचे आया एप्सिलॉन नॉट। क्या करना है? परिणामी विभव उभयनिष्ठ केंद्र पर, उभयनिष्ठ केंद्र पर परिणामी विभव V बराबर क्या आएगा? V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू आई है सिग्मा
R1 बटे एप्सिलॉन नॉट, V2 है सिग्मा R2 बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कॉमन हो जाएगा, सिग्मा कॉमन ले लिया, क्या आया R1 प्लस R2 और बटे में क्या आया एप्सिलॉन नॉट। यही है आंसर, यही है उभयनिष्ठ केंद्र पर परिणामी विभव। अब यहां सिग्मा की वैल्यू आप चाहे क्या यूज कर सकते हो, सिग्मा की वैल्यू चाहे आप सिग्मा 1 वाली यूज कर लो, चाहे सिग्मा 2 वाली यूज कर लो। अच्छा, अगर आप सिग्मा की वैल्यू जानना चाहते हो तो कैसे किया जाए बोलो, सिग्मा की वैल्यू चाहे सिग्मा 1 चाहे सिग्मा 2 से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, नोट कर लें, पॉज करके नोट करें सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 10 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है। तो आपको यहां C बराबर दिया है 10 पिको फैरेड, पिको का मतलब होता है 10 की घात -12 फैरेड, वोल्टेज यहां आपको दिया है 50 वोल्ट, ऊर्जा पूछा है, सबने फॉर्मूला पढ़ा है U = 1/2 CV²। बस वैल्यू रख दो 1/2, C की जगह आप लिखेंगे 10 × 10 की घात -12 और गुणे V यानी 50 × 50। 2 से 10 को काट दो 5 आएगा, U बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से 5 25 पंचे 125, 0 यहां पर 2 बढ़ जाएगा, गुणे 10 की घात -12। अगर आप U बराबर यहां से देखो दशमलव को अगर 1 2 3 4 अंक पर यहां ले आओगे तो 1.25 हो जाएगा, इंटू इसको लिख सकते हो 10⁴ और इसके बगल में क्या है 10 की घात -12 +4 -12 यानी -8, U बराबर हो जाएगा 1.25 गुणे 10 की घात -8 जूल। नोट कर लें, बहुत ही आसान क्वेश्चन, नोट कर लें इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2019 के सेट नंबर 1 में पूछा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत यूनिक भी है। क्या है क्वेश्चन देखो, 3 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। यानी ये जो 3 माइक्रोकूलाम है वो कहां है, यहां मैं बना लेता हूं, मान लेते हैं ये 3 माइक्रोकूलाम कहां है, मूल बिंदु पर। अब सभी को पता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, और यहां पर कौन स्थित है, यहां पर स्थित है Q। Q की वैल्यू हमें कितना दिया है 3 माइक्रोकूलाम, इसको हम 3 × 10 की घात -6 कूलाम भी लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है, बिंदु A, हमारे पास बिंदु A मान लेते यहां है बिंदु A और इसका निर्देशांक है 5a,0 और दूसरा कहां है बिंदु B जिसका निर्देशांक है -3a,4, मतलब यहां होगा। ये आपको बिंदु B दिया है, इसका निर्देशांक है -3a,4 और आपसे पूछ रहा है VA - VB मतलब विभवांतर ज्ञात करना है। तो एक काम करो, सबसे पहले यहां से हम R1 निकाल लेते हैं। R1 मान लेते हैं कहां से कहां की दूरी है, मूल बिंदु से A की दूरी, तो मूल बिंदु से A की दूरी R1। अच्छा, दूरी वाला डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, बोलो निर्देशांक ज्यामिति का दूरी वाला फॉर्मूला याद है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, याद आया। देखो ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये कहां, निर्देशांक ज्यामिति में, यहां पर भी जो पॉइंट्स है वो निर्देशांक वाले ही हैं। तो मान लेते हैं मूल बिंदु से वो A की दूरी क्या है R1 हमने मान ली, तो R1 की वैल्यू निकालोगे कैसे, एक बार हम क्या करेंगे x1 - x2 या फिर चलो x2 - x1 कर लो, यानी 5a - 0 जो भी करना चाहो, 5a - 0 का होल स्क्वायर कर लो प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर कर लो, यही तो फॉर्मूला है। अरे भाई ध्यान से देखो, इसको x1 बोल दिया, इसको y1 बोल दिया, इसको x2 बोल दिया, इसको y2, समझ गए कि नहीं, बोलो समझ में आ गई बात ना, बहुत आसान था। तो यहां से R1 बराबर क्या हो जाएगा, √5a - 0 5a होगा, 5a का स्क्वायर करना है और इधर 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं है। R1 बराबर हो जाएगा √5 का स्क्वायर, देखो 5a² 25 a² हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा
25 का रूल फिर से क्या आ गया, R1 बराबर क्या आ गया 5a। यहां से VA बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। बोलो यही तो है फॉर्मूला, VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। Q क्या है 3 माइक्रो, अच्छा वैल्यू बाद में रख देंगे, चलो अच्छा रख लेते हैं। तो VA इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 गुणे 10 की घात 9। आवेश की वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 3 गुणे 10 की घात -6। R1 आपके पास क्या है 5a। यहां से VA बराबर क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27 गुणे 10 की घात 9 में से 6 गया 3 बटे 5a। ये हो गया VA। ऐसे ही VB निकाल लो। एक काम करो, B से मूल बिंदु की दूरी को R2 मान लो। तो R2 बराबर क्या होगा, ध्यान से बताना। R2 बराबर अंडर रूट क्या होगा, बोलो क्या होता है फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 यहाँ क्या है 0, मान लो x1 0 है, x2 क्या है -3, तो 0 माइनस 3 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4a का होल स्क्वायर, यही तो होगा भाई। फिगर को ध्यान से देख लो, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। आगे सॉल्व करते हैं, तो R2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट, देखो ध्यान से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3a का होल स्क्वायर प्लस 0 में से -4, ये -4a का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 का 9a हो जाएगा, इधर माइनस का प्लस ही हो जाएगा, ऐड कर लो। तो R2 बराबर हो जाएगा 16 9 25 a स्क्वायर रूट 5a। यहां से VB बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2, यानी इसकी वैल्यू क्या है 9 गुणे 10 की घात 9, आवेश है 3 गुणे 10 की घात -6। R2 भी 5a आ गया। VB बराबर क्या आ गया 9 त्रिक 27 गुणे 10 की घात, देखो 9 में से 6 गया 3 बटा 5a। ध्यान से देखो, तो VA और VB सेम है, अतः विभवांतर VA माइनस VB बराबर 0। ध्यान से देख लो, अरे भाई सेम है ना, 27 गुणे 10 की घात 3 बटे 5 है, माइनस 27 गुणे 10 की घात 3 बटे 5 है, बराबर क्या होगा 0। यही आंसर है, नोट करो, वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2019 के सेट नंबर 1 में पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास एक संधारित्र दिया है और उस संधारित्र में कुछ पार्ट में K1 परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है और कुछ पार्ट में K2 भरा हुआ है। प्लेटों के बीच की दूरी D है। प्लेट का जो पूरा क्षेत्रफल है, ध्यान से देखो, अगर a/3 और 2a/3 को ऐड करोगे तो a ही तो आएगा ना। हाँ, प्लेट का क्षेत्रफल a है, लेकिन a/3 तक K1 भरा है और 2a/3 तक क्या भरा है K2। याद करो, मैंने ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक बताया था। मैंने बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो आपको ये मान लेना है कि वो कुछ संधारित्रों से मिलकर बने हैं। जैसे आपको इसमें 2 भाग नजर आ रहे हैं, तो आप ये मान लो कि ये 2 संधारित्र से मिलकर बना है, एक है ये वाला हिस्सा और एक है ये वाला हिस्सा। फिर मैंने बताया था कि अगर दूरी डिवाइड हो रही है, बोलो क्या डिवाइड हो रही हो, अगर दूरी डिवाइड हो रही हो तो हम उसको श्रेणी क्रम मानते थे। और मैंने बताया था अगर प्लेट डिवाइड हो रहा हो तो उसको क्या मानना है, समांतर क्रम। दिए गए प्रश्न को देखो, इसमें क्या डिवाइड हो रहा है, प्लेट डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहां पर हम इसको समांतर क्रम संयोजन मानेंगे। तो चलो आप यहां लिख लो, माना दिया गया संधारित्र दो संधारित्रों के समांतर क्रम से बना हुआ है। अब आप यहां C1 बराबर बताओ, तो सबको याद होगा फॉर्मूला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है A/0 K/D। बोलो C बराबर क्या होता है A/0
K बटा D किसके लिए? समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो एक बात बताओ, यहाँ प्लेट का क्षेत्रफल A है क्या? नहीं, A/3 है। तो यहाँ A की जगह क्या हो जाएगा? A/3, एप्सिलॉन नॉट वही रहेगा, K की जगह क्या हो जाएगा? K1 और बटा D की जगह D ही रहेगा। तो ये आ गया आपका C1। इसी प्रकार C2 बराबर क्या होगा? तो देखो C2 बराबर इस बार प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? 2A/3 एप्सिलॉन नॉट K की जगह K2 अपॉन दूरी क्या है? अभी भी D ही है। क्योंकि ये समांतर क्रम संयोजन है, अतः तुल्य धारिता क्या होगी? तुल्य धारिता हमने कहा C इक्विवेलेंट, क्योंकि समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ता है, हो जाएगा C1 प्लस C2। वैल्यू रख दो, C1 की जगह आएगा A एप्सिलॉन नॉट K1 बटा 3D और प्लस C2 की जगह आएगा 2A एप्सिलॉन नॉट K2 बटा 3D। कॉमन जो हो कॉमन ले लो, तो आपको यहां साफ साफ दिखाई दे रहा होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D कॉमन हो गया। क्या बचा इधर? K1 प्लस 2K2। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन बट ट्रिकी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं, तो अच्छे से तैयारी करते रहें। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे 2019 के और भी कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, फिर हम 2019 के सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 ऐसे ही हम सॉल्व कराते रहेंगे, ठीक है? परीक्षा की तैयारी करते रहें, एग्जाम आपके बहुत करीब है, ठीक है? एग्जाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट।